नेट और जेआरएफ के लिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया से शांति से तैयारी करनी है और अच्छे से सारी चीजों को सुनना है। तो चलो अब कंप्लीट पेपर वन को हम पकड़ते हैं और एक एक यूनिट को बढ़िया से निपटा देते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यूनिट है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। कौन सी यूनिट है? टीचिंग एप्टीट्यूड। और याद रखना, जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें यानी कि हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ें तो उसके साथ हमें कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए। शिक्षण अभिवृत्ति के साथ क्या पढ़ना चाहिए? हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है, ये याद रखना। यानी कि इसके बाद इस यूनिट के साथ साथ हम रिवाइज किसका करेंगे? कम्युनिकेशन या संचार या संप्रेषण का। और इसका रीजन ये है क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तब इफेक्टिव टीचिंग होती है। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर 1 है और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पीवाईक्यूज पूछा गया है, क्या एनालिसिस है मेरे 5-7 साल का, बढ़िया से वो बात करते हैं। सबसे पहले अभिवृत्ति का मतलब आप सबको पता होगा। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप में काम करने की क्षमता कितनी है। एबिलिटी की बात करता है, ये क्षमता की बात करता है, बिल्कुल नाम से सीखते हैं। एबिलिटी यानी कि क्षमता की बात करता है एप्टीट्यूड। और टीचिंग क्या है? टीचिंग एक टू वे प्रोसेस है। क्या है? टू वे प्रोसेस है। ठीक है, ये याद रखना है, टू वे प्रोसेस है ये। अगर टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उनकी विशेषताओं की बात करें, और टीचिंग एक ब्रॉड टर्म है, आपको पता है, क्योंकि टीचिंग के अंदर कोग्निटिव है ना, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक यानी कि ब्रेन से रिलेटेड चीजें डेवलप होती है ना। तो टीचिंग में कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक। क्या मतलब होता है? अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, यानी कि आप फेशियल रीडिंग, इमोशंस ये रीड करना सीख जाते हो। इमोशनली डेवलपमेंट होना है ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, ये आईईएस में भी पढ़ाया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कुछ ऑफिसर बन जाओ और घर में कुछ क्राइम हो जाए, कुछ कर दे, तो आप तो ऐसे उस पर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना। तो इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और टीचिंग में कॉग्निटिव या अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और साइकोमोटर है ना, साइकोमोटर यानी कि मनोप्रेरक। साइकोमोटर यानी कि मनोप्रेरक, यानी कि आपके काम में वो दिखना चाहिए। मनोप्रेरक यानी कि एक्शन में, एक्ट में आप पढ़ा लिखा हुआ वाला चीज आनी चाहिए एक्ट में। तो जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसमें तीनों चीजों का विकास होता है। कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन से संबंधित, अफेक्टिव यानी कि इमोशनली, फेशियल रीडिंग आपको आ जाती है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, फेशियल रीडिंग यानी कि फेस पढ़ने की जो क्षमता है वो कौन से में होती है? अफेक्टिव में होती है, भावात्मक में होती है। और साइकोमोटर एक मनोप्रेरक है, यानी कि आपके एक्ट में, आपके काम में ये चीजें दिखनी चाहिए। तो टीचिंग ब्रॉड टर्म हो गई, सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। और ब्रॉड टर्म हम किससे बात कर रहे हैं, किससे ब्रॉड टर्म है? अगर बात करें हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इससे ब्रॉड टर्म है इंस्ट्रक्शन देना, यानी कि किसी को निर्देश देना है ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं है ना। इंडोक्ट्राइनेशन, इंडोक्ट्राइनेशन, इंडोक्ट्राइनेशन जिसमें किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सीधी एज इट इज चीजें मान लेते हैं, इंडोक्ट्राइनेशन। और ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ये इन चीजों से अलग है, ये प्रशिक्षण। ठीक है, यानी ये सबसे ब्रॉड टर्म कौन सी हो गई इनमें? टीचिंग हो गया। और अगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, बिल्कुल कनेक्ट रहना है, ये सब मैं बेस्ड पीवाईक्यू के तौर पे बात कर रहा हूँ, जो चीजें पूछी गई है। और ये आपका अश्योर करता हूं मैं, अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजों का बेनिफिट होगा। हर यूनिट में आपको लगेगा अब मेरी सारी यूनिट रिवीजन हो गई है, अब मैं सिलेक्शन के नजदीक जा चुका हूं, ये आपको फील करवा के जाऊंगा मैं। और वास्तव में आपको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख ली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर सब होता है टीचिंग में, ये ध्यान रखना है। और इनका मतलब भी जान लिया। टीचिंग किस तरह से हो सकती है? टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब औपचारिक जिसको बोलते हैं, है ना, औपचारिक भी हो सकती है। औपचारिक का मतलब होता है जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, जिसकी संरचना हुई है ना। संरचना का क्या मतलब है? संरचित का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बिल्डिंग में जाके प्रॉपर टाइम से पढ़ना पड़ेगा, जो अभी हम पढ़ते हैं स्कूलों में जाके। एक फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि संरचित है, औपचारिक है। एक हो सकती है, अगर टीचिंग की ही बात करें तो टीचिंग में फॉर्मल के साथ साथ कैसा हो सकता है? एक हो सकता है इनफॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल। इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा गया है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में, है ना। अब आपको पढ़ने में एक जैसा लग रहा है कि दोनों अनौपचारिक है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, जो नॉन फॉर्मल है ना,
वो बेसिकली फॉर्मल का ही फ्लेक्सिबल रूप है, यानी कि दिस इज द फ्लेक्सिबल, लचीलापन है फॉर्मल का ही। तो फ्लेक्सिबल है किसका? फॉर्मल का। फॉर्मल का फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है इसमें। यानी कि आपको एक तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बार मैच के लिए कि आप ये बताइए डिस्टेंस एजुकेशन जो आजकल पढ़ते हैं, ओपन स्कूलिंग करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ये किस में आएगा? ये फॉर्मल में आएगा, नॉन फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में आएगा? तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर तो है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि नॉन फॉर्मल की स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर तो है लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी रिजिडिटी फॉर्मल में है इतनी है नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टेंस एजुकेशन है वो किस में आएगा, वो बेसिकली याद रखना है नॉन फॉर्मल में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर्मल में रिजिडिटी है ना, एकदम रिजिड है, वैसे यहाँ रिजिडिटी नहीं है, यहाँ थोड़ा लचीलापन है। और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल जो आप लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, जैसे आप बाहर से एक्सपीरियंस से किसी से सीखा, किसी से मिल लिए उससे सीख लिया, है ना, लाइफ लॉन्ग जो हम सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, है ना, लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, वो किस में आएगा? इनफॉर्मल में आएगा। तो आपसे यहाँ मैच करने के लिए एक पीवाईक्यू पूछा गया था, एक तरफ लिखा दिया फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, और सामने इनके स्टेटमेंट्स लिख दिए और आपको मैच करना था। तो अब आराम से आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है, पहले ये दिक्कत हो रही थी कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल आपको एक जैसा लग रहा था, ये अलग अलग है। नॉन फॉर्मल क्या है? फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ फॉर्मल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टीचिंग के बारे में कुछ कुछ बातें ये याद रखना है। एक आपको पता है टीचिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग आर्ट भी है एंड साइंस भी है। ये थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट और साइंस कैसे कहा? क्योंकि बेसिकली अगर चीजें हर एक का पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, एक कला है ना। और साइंस क्यों कहा हमने? साइंस इसलिए, विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि फैक्ट्स के बारे में आपको सूचना देते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसे है, ये हुई तो क्यों हुई, प्रॉपर इसके रीजन ढूंढ के बताते हैं। तो ये आर्ट भी हो गया और साइंस भी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें अभी तक टीचिंग में, ये बातें आपको नोट करके चलनी है, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद क्या याद रखोगे? फेजेज के बारे में बात रखोगे याद, फेजेज, है ना, फेजेज ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं, फेजेज ऑफ टीचिंग, है ना। आप आराम से चित्त शांति से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए और आराम से रिवीजन कीजिए। फेजेज में क्या है? 3 फेज की बात करते हैं। एक होता है प्री एक्टिव फेज, है ना, प्री एक्टिव फेज, प्री यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है ये, है ना। एक होता है इंटरएक्टिव, यानी कि अंतःक्रियात्मक, इंटरएक्टिव फेज होती है, जिसमें अब अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, दिस इज इंटरएक्टिव फेज, है ना, अंतःक्रियात्मक, है ना, अंतःक्रियात्मक। और एक होता है पोस्ट एक्टिव, यानी कि ये थर्ड हो गया पोस्ट एक्टिव, यानी कि पोस्ट एक्टिव यानी कि पश्च क्रियात्मक। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा चीजें किस में होएंगी। जैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे ये पूछ लिया जो प्लानिंग की जाती है ना, बेसिकली जब हम प्लान करते हैं कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, हमारा गोल क्या है, हम चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं कि किसको पढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग किस में होती है? याद रखना, ये प्री एक्टिव में होती है। क्योंकि प्लानिंग तो पहले ही करोगे ना, जैसे मुझे आज आपको पढ़ाना था तो मैंने प्लानिंग पहले से बनाई ना कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है ना, कौन मेरी ऑडियंस है, ये सारी पहले डिटरमाइंड हो गया, निश्चय हो गया कि इनको ये काम करना है, सिलेबस का पता होना, ये सारा प्री एक्टिव है। पहले से तैयार होना, प्लान बनाना, ये सारा किस में आएगा? प्री एक्टिव में आएगा। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है? इंटरएक्टिव फेज है या इंटरमीडिएट फेज है, जो अभी हम डिलीवर कर रहे हैं, आपस में हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का दौर आ गया, है ना, यानी कि इंटरएक्टिव फेज हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और फाइनली जब आप कुछ पढ़ लेंगे, इंटरेक्शन, अब आप बात पढ़ लिया, हमने डिस्कस कर लिया, अब आपका इवेल्युएशन होना, मूल्यांकन होना कि फाइनली आपने क्या चीज़ें सीखी है, ये पोस्ट एक्टिव फेज में होता है इवेल्युएशन, है ना, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, ये इसमें होता है। तो आपको इन तीनों के बारे में क्वेश्चन, अलग अलग बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज की एक सीरीज लिखी है, अपने अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे एक क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ढूंढना आप, इसी से रिलेटेड था, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और इंटरएक्टिव में। जस्ट पीवाईक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड अभी अपलोड की थी, उसमें देखना, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो फेजेस आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, फेजेस के बाद लेवल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दैट विल बी द लेवल ऑफ टीचिंग। किसकी बात करेंगे? लेवल की बात करेंगे। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल ऑफ टीचिंग।
तो लेवल में हम कितने लेवल की बात करते हैं, या साथ साथ आप कमेंट भी करते रहें, बताते भी रहें कि अच्छा ये लेवल हमें पता है, ये इसका मतलब ये होता है, जिससे इंटरेक्शन बना रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। सर नींद तो अब एग्जाम में उड़ी हुई है ना, उड़ी उड़ी नींद उड़ी, है ना। तो सबसे नीचे या सबसे बेसिक है मेमोरी लेवल। कौन सा लेवल है, मेमोरी लेवल, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति स्तर, ठीक है ना, स्मृति स्तर जो सबसे बेसिक लेवल हो गया। उसके अपर जाएंगे मेमोरी लेवल के, तो वो कौन सा होगा, दैट विल बी द अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सा होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, वेरी नाइस। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम बोलते हैं, है ना, अवबोध स्तर, अवबोध स्तर, ये याद रखना। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद फाइनली हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। दीज आर 3 लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मिला मत देना, लेवल अलग चीज है, फेजेज अलग चीज है। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब आ गया चिंतनशील स्तर। कौन सा स्तर, चिंतनशील स्तर। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए रोट लर्निंग किस में होगी। रोट लर्निंग का मतलब समझते हो कि चीजों को सिर्फ रटवाया जाता है, फैक्ट्स को याद करवाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। ये सारी की सारी बातें किस में होगी, मेमोरी लेवल में होगी। जितनी भी रोट लर्निंग होगी, जो रटवाया जाएगा, रोट लर्निंग सबसे ज्यादा किस में होगी, मेमोरी लेवल में होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स को बताया जाता है, तथ्यों को बता दिया कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो ये सब किस में आएगा, मेमोरी लेवल में, यानी कि चीजें याद करवाई जाती है, ठीक है, मेमोरी लेवल में। और इसमें एक चीज और, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप बताइए सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग किस में होती है। तो मेमोरी लेवल में मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होती है, मॉनिटरिंग। क्योंकि देखो जब मेमोरी लेवल होता है, बच्चों की मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा करनी होती है। और इस लेवल में हम क्या बोलते हैं, हमारे अध्यापक को मास्टर जी बोलते हैं ना, मास्टर जी। तो मास्टर होता है वो हमारे मालिक है भाई, पूरी तरह से चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसमें मेमोरी लेवल में क्या याद रखोगे, ये रोट लर्निंग है, फैक्ट्स के बारे में सीधी इंफॉर्मेशन है, मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए, लेक्चरर आने लग गए हमारे जीवन में, है ना, तो अब ये सेकंड लेवल है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जो भी फैक्ट्स है, तथ्य हैं, उनके बीच रिलेशन बनाना, उसके बीच संबंध बनाना सिखाया जाता है। यानी कि चीजों को समझाया जाता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो फैक्ट्स के बीच रिलेशन, है ना, फैक्ट्स के मध्य रिलेशन की बात की जाती है। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फैक्ट्स के बीच अगर रिलेशन की बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है कि क्या चीज कैसे हो रही है, तो ये कौन से में होती है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में होती है, यानी कि अवबोध स्तर में होती है ना। और उसके बाद सबसे अपर लेवल की बात करते हैं, दैट विल बी द रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतनशील स्तर होगा, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि समस्या समाधान अप्रोच होती है। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज क्या हो जाती है, स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टूडेंट सेंट्रिक। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जब आप रिसर्च करते हो तो गाइड होता है आपके जीवन में, वो सिर्फ गाइड करते हैं और आपको सिर्फ प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सॉल्व करवाया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। और ये काफी ओपन रहता है ना, क्योंकि ओपन डिस्कशन का माहौल रहता है ये, ठीक है ना, ओपन डिस्कशन का। और इसी में अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। ये जो कीवर्ड्स है आपको याद रखना है, इसी में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है ना, आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। तो ये तीनों लेवल है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो फेज के बारे में हमने जाना कि फेजेस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव में। अब लेवल्स के बारे में बिल्कुल एकदम बढ़िया से सटीकता से चीजों को करना है प्लीज। ऐसे हम हर यूनिट को पढ़ेंगे, बस आपको रुके रहना है, पेशेंस रखना है, और नई चीजें जो अभी आपके दिखे आपको नोट करते रहना है कि ये मेरा रिवीजन में आ चुका है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग की ही बात कर रहा हूं मैं अभी तक, टीचिंग एप्टीट्यूड की। जो और इम्पोर्टेंट बात है वो मेथड्स की बात करते हैं, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, यानी कि शिक्षण की जो पद्धतियां हैं वो बात करते हैं। शिक्षण की पद्धतियां, शिक्षण की पद्धतियां, ठीक है, क्यों, कौन कौन से मेथड्स हैं शिक्षण के, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है कि कौन सी अप्रोच स्टूडेंट सेंट्रिक है और कौन सा मेथड है वो टीचर सेंट्रिक है। तो बेसिकली ब्रॉडली हम दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है टीचर सेंट्रिक, क्या होता है, टीचर सेंट्रिक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है कि शिक्षक केंद्रित का क्या मतलब है, आपको ये समझना है, यहीं से आजकल क्वेश्चन आने लग गया। और एक होता है टीचर सेंट्रिक और एक होता है लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक का मतलब आप समझ गए, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित। क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित। तो अब इसमें क्या होगा देखो,
आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए, एज ए फैसिलिटेटर किस टीचर एज ए फैसिलिटेटर किस में काम करेगा? ये कीवर्ड आप नोट रख के रखना, आपसे देखना क्वेश्चन मिलेगा। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर यानी कि टीचर सिर्फ क्या प्रदान कर रहा है? फैसिलिटी प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटर में कौन है? लर्नर है। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, फैसिलिटेटर, है ना, याद रखना, टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, यानी कि फैसिलिटी देने वाला होगा, जहाँ पे लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होगी। और एक इसमें कीवर्ड याद रखना, जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगात्मक लर्निंग होती है, वो क्या होती है? लर्नर सेंट्रिक होता है, जहाँ पे लर्नर को ध्यान में रखा जाए पूरा का पूरा। और लर्नर क्या होता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट यानी कि सक्रिय रूप से भागीदार करता है, भागीदारी करता है, तो उसमें क्या होता है? लर्नर सेंट्रिक होता है। अगर हम टीचर सेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा क्या है? टीचर का अहम रोल होता है, यानी कि यहाँ पे टीचर ऑथोरिटेटिव के तौर पे काम करता है। ऑथोरिटेटिव का मतलब एक तो आधिकारिक रूप से काम करता है, वो एज ए फैसिलिटेटर काम नहीं करता टीचर सेंट्रिक में, क्योंकि वो प्रॉपरली होल्ड करके रखता है चीज़ों को, ठीक है ना। यहाँ कोऑपरेटिव नहीं, यहाँ पे अहम रोल किसका है? यहाँ पे टीचर है वो सेंटर में होगा, टीचर क्या होगा? सेंटर में होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि लर्नर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं और वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तो ब्रॉडली हम बात करें, और मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है बहुत सारे हम मेथड्स की बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव होता है निगमनात्मक, है ना, निगमनात्मक। और इंडक्टिव क्या होता है? आगमनात्मक। इंडक्टिव क्या होता है? आगमनात्मक। ये मेथड डीसी के यूज होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हम बात कर लेते हैं। अगर हम डिडक्टिव की बात करते हैं, है ना, डिडक्टिव में एक चीज याद रखनी है, आपको याद भी होगा, ये रिसर्च में भी काम आता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है। डिडक्टिव मतलब डीजीपी, यानी कि चीजें जनरल से, डिडक्टिव डी का मतलब यहाँ है डिडक्टिव, जनरल से पर्टिकुलर जाती है, यानी कि सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष में क्या कैसे पढ़ाया गया? देखिए, सामान्य से विशेष, मैं आपकी क्लास में कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना, और सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैंने उस कंसेप्ट से रिलेटेड पहले आपको थ्योरी बता दी, कोई सिद्धांत बता दिया कि हम इस सिद्धांत पे बात करेंगे, और फिर पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी आके रूल पहले डिफाइन कर दिया, ब्रॉड चीज़ पहले बता दी। या यूँ मानिए कोई मैथमेटिकल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया कि आपको मैंने बता दिया कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इजकल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्र इजकल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ये मैंने आपको बता दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्र होता है वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab होता है। और फिर मैंने कहा ए की ये वैल्यू है तो ए की वैल्यू 5 है, यू एग्जाम्पल बोल दिया, और फिर बोल दिया बी की वैल्यू क्या है। तो ये कौन सा मेथड हुआ? बेसिकली यहाँ पे मैंने जनरल चीज पहले बता दी, यानी कि आपको फॉर्मूला पहले बता दिया, थ्योरी पहले बता दी, फिर उसमें से कुछ पर्टिकुलर बात पूछ रहा हूँ, यानी जनरल से पर्टिकुलर जा रहा हूँ, तो ये कौन सा मेथड हो गया? डिडक्टिव मेथड हो गया, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इंडक्टिव में जस्ट उल्टा होगा, इसमें हमें याद रखना है आईपीजी। क्या याद रखना है? आईपीजी। आई फॉर इंडक्टिव है, यहाँ पे पी फॉर है पर्टिकुलर, पी फॉर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पे विशेष हो गया, ठीक है। और पर्टिकुलर से कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पर्टिकुलर से जनरल, है ना, पर्टिकुलर से क्या जाएंगे? जनरल की तरफ जाएंगे, सामान्य की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? थ्योरी का डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे को ये जैसे इस मैथ के फॉर्मूले से ले लो कि मुझे डिराइव करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डिराइव करना है मुझे। तो पर्टिकुलर चीज से डेरिवेशन पे जाऊंगा, या पर्टिकुलर कुछ चीजों से थ्योरी पे जाऊंगा। तो यानी कि सामान्य से अगर विशेष की तरफ जाता हूं तो डिडक्टिव है, अगर मैं विशेष से सामान्य की तरफ आता हूं तो इंडक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, अगेन बता रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है। और मेथड की बात करें जैसे लेक्चर मेथड है ना, लेक्चर मेथड एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। लेक्चर मेथड क्या है? एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे, है ना, जब किसी टीचर का हमें लेक्चर अच्छा नहीं लगता था तो हम सो जाते थे। अगर कोई टॉपिक हमें बढ़िया नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हम सो जाते हैं। यानी कि टीचर सेंट्रिक होगा तो यहाँ पे लर्नर क्या हो सकता है? पैसिव लर्नर हो सकता है। कैसा लर्नर हो सकता है? पैसिव लर्नर हो सकता है, यानी कि निष्क्रिय अधिगम करता हो सकता है। लेक्चर मेथड में कैसा हो सकता है? निष्क्रिय अधिगम करता हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना, निष्क्रिय अधिगमकर्ता। और इसीलिए ये बोला जाता है, एक बार आपको स्टेटमेंट में असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बनाया गया कि लाइक देयर कैन बी ए पैसिव लर्नर इन लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड में जो लर्नर है वो पैसिव हो सकता है, तो इसलिए इसको लेक्चर को इंटरैक्टिव बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, इंटरैक्टिव बनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंटरैक्शन इस तरह से हो कि बच्चा इंटरेस्ट हो, इंगेज्ड हो चीज़ों में, तो वो याद रखना है। तो लेक्चर मेथड फुल्ली क्या है, एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे हम मेथड्स की बात करते हैं, जैसे असाइनमेंट मेथड की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, सर्वे मेथड की बात करें हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूरिस्टिक मेथड है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, ट्राई करो फिर एरर आएगी फिर ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर मेथड है। और ये किसने दिया, ये आपसे पूछा गया, ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे अभी ब्रॉडली टीचर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप इन चीजों को बिल्कुल एकदम भागोगे नहीं चीजों से, ये बैठ के अच्छे से सुनोगे, सारी चीजें रिवाइज कर लो यहीं पे, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन मुझे लगता है कि अटक जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको पता है एक, हम अगर बात करते हैं इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग का टॉपिक है, और ये थोड़ा कम्युनिकेशन से मिला के भी पूछा जाता है। इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण, क्या होता है इफेक्टिव टीचिंग का मतलब, प्रभावशाली शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण की बात करते हैं। और इसमें हम दो तरह के बिहेवियर पढ़ते हैं, अगर आपको याद आया, एक पढ़ते हैं हम इफेक्टिव टीचिंग के हेल्पिंग बिहेवियर, कौन से पढ़ते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर। क्या आपको याद है कौन कौन से हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं और कौन कौन से की बिहेवियर होते हैं, की बिहेवियर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, विच आर द हेल्पिंग बिहेवियर और विच आर द की बिहेवियर, यानी कि सहायक व्यवहार कौन से हैं और मुख्य व्यवहार कौन से हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करते हैं। ये आप मुझे कमेंट में भी बताते रहिए प्लीज़ कि कितना आपको चीज़ें आ रही है। अगर हम की बिहेवियर की बात करें तो आपको पता है लेसन क्लियरिटी होता है कि लेसन पूरा क्लियर होना चाहिए, ये किस में आएगा, की बिहेवियर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य व्यवहार हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि पूरा ओरिएंटेशन है, वो पूरा ओरिएंटेशन फोकस होना चाहिए आपका कंटेंट पे, कि इधर उधर की बातें ना करे, तो ओरिएंटेशन होना चाहिए, सिलेक्शन का रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, तो ये की बिहेवियर है। और उन की बिहेवियर में हेल्प कौन करेगा, वो हम देखें, जैसे स्टूडेंट के आइडियाज हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो हेल्पिंग हो गया, ठीक है। और अगर हम प्रोबिंग करते हैं, स्टूडेंट की जांच, प्रोब ये पूछा जाता है, वो हेल्प कर रहा है, तो हेल्पिंग बिहेवियर हो गया। तो मुझे आप एक लिस्ट में पक्का कमेंट में बताओ, क्या आप जानते हो विच आर द हेल्पिंग बिहेवियर एंड विच आर द की बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इंपॉर्टेंट है। आप भागने से चीज़ों को सिलेक्शन में नहीं लेके आ पाओगे, अगर फाइट करोगे चीज़ों से, मिलके पढ़ेंगे हम, तभी बात बनेगी। अगर भागोगे तो चीज़ों से छुटकारा नहीं मिलता, वो पीछे पड़ी रहती है, डर के आगे जीत है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ बेसिकली। एक आपको आता है जो असेसमेंट और इवेल्युएशन की बात करते हैं, एक होता है मेजरमेंट, जो मेजरमेंट मतलब जिस चीज़ को हम माप सकें, मापना है ना, और जो हमारे पास क्वांटिटी में चीज़ें होंगी, मात्रा में चीज़ें होंगी, वो मापेंगे। और एक होता है असेसमेंट, है ना, असेसमेंट जो ज़्यादातर ड्यूरिंग सेशन में रहता है। असेसमेंट होता है आंकलन करना कोई चीज़ का, है ना। और फाइनल जजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, है ना। फाइनल जजमेंट के लिए क्या करते हैं, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं। तो बेसिकली एक जो जजमेंट लेना हो कि इसका ये रिजल्ट है, तो हम इवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हम बात करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, है ना, समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करते हैं, नॉर्म रेफरेंस की बात करते हैं, इप्सेटिव की बात करते हैं। इसमें मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करें, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसको फॉर्मेटिव के नाम से ही याद रखना, है ना, हिंदी शब्द आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव कब होता है, जब ड्यूरिंग शब्द आए, आप क्वेश्चन में देख लेना, जब ड्यूरिंग शब्द आ रहा है, दौरान, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ क्लास में कि इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ड्यूरिंग द सेशन जब भी आए, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, है ना, ड्यूरिंग यूनिट,
तो ऐसा सब जाता है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। और इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में बेसिकली इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है ना, कि चीज़ों को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। तो ये कीवर्ड्स याद रखना। अगर हम बात करते हैं समेटिव, समेटिव मतलब पूरा काम समेट लिया है ना, पूरा का पूरा काम समेट लिया है। यानी कि किसी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके एंड में, अंत में हम इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को जजमेंट देने के लिए। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये याद रखना, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, ये एंड शब्द याद रखना। तो कौन सा होगा, वो समेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव इवेल्युएशन की बात होगी। उसके बाद होता है क्राइटेरिया रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस, है ना, क्राइटेरिया रेफरेंस का मतलब होता है ना, मानदंड संदर्भित। क्या होता है, मानदंड संदर्भित। मानदंड संदर्भित में क्या है, मानदंड संदर्भित का मतलब है कि आपने पहले से कोई स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, है ना, क्या कर दिया, पहले से कोई स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप 60% से ज़्यादा लेके आओगे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, है ना, 45% या 60 के बीच लेके आओगे सेकंड डिवीजन आएगी। यानी कि पहले से ही आपका मानदंड निर्धारित कर दिया कि इसके कंपेयर में आप कहाँ आ रहे हो, स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना। तो वो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। तो जितने परसेंटेज वगैरह की बात होती है वो क्राइटेरिया में होती है, परसेंटाइल की नहीं। वहां तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है बेसिकली, यानी कि मानक संदर्भित होता है, वो मानक संदर्भित होता है। उसमें क्या होता है कि आपका पीयर ग्रुप में जैसे कंपटीशन है, जैसे नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे तो यहाँ पे रैंक निकलती है ना, परसेंटाइल आता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने किस तरह से परफॉर्म किया है। जहाँ रैंक और परसेंटाइल की बात होती है वहाँ पे कौन सा होता है, वहाँ पे नॉर्म रेफरेंस्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और एक मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक बेसिकली इप्सेटिव होता है ना, इप्सेटिव। इप्सेटिव अगर इवेल्युएशन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो वो बेसिकली होती है सेल्फ असेसमेंट। क्या होता है, सेल्फ, खुद का असेस करना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यानी कि आपने अभी पढ़ा या फिर पिछली बार आपने कोई एग्जाम दिया और अब दे रहे हो, तो अपना कंपैरिजन खुद के साथ करना कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वो इप्सेटिव होता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना, खुद का असेसमेंट करना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सच्ची सच्ची बताओ, आप बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हो चीज़ों से, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें बढ़िया है, मेरे काम की है, और मैं अब सिलेक्शन के नज़दीक हूँ। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर हम लास्ट तक बैठे रहे और आपका कंसंट्रेशन बना रहा तो हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, और ये रिवीजन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। पेपर वन में बहुत सारी कमियों को आपको दूर करेगा, और ये बहुत बढ़िया रिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, सब ठीक है, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे टीचिंग में ये सब समझ नहीं आया, या कोई भी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताते रहो, ठीक है। बहुत शांति से काम करना है, और कीवर्ड्स को आपसे रिलैक्स जरूरी है कि आप उनको नोट करो जिससे चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जाए, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हो चुकी है, असेसमेंट के बारे में बात कर ली, फेजेस के बारे में बात कर ली, लेवल्स के बारे में बात कर ली, मेथड्स के बारे में बात कर ली। अब जैसे जैसे मूक का जो है ना, यहाँ से टॉपिक आता है मूक का, और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, वो सबको क्लियर होना चाहिए। मूक क्या होता है, आपको पता है, मूक होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होता है, मैसिव ओपन, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया व्हाट इज द मीन ऑफ मैसिव। ये देखो, मैस ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का तो समझ में आ रहा है, मैसिव का मतलब होता है एट लार्ज लेवल, यानी कि बहुत बड़ी स्केल पे, है ना, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं लार्ज लेवल पे। तो जितने भी मूव चल रहे हैं, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, इसके सब कोऑर्डिनेटर है ना, कोऑर्डिनेटर है, यानी कि कौन किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वहां से क्वेश्चन आता है ना। जैसे आपसे पूछ लेते हैं यूजीसी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, सीईसी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, एनआई ट्रिपल टी आर, है ना, एनआई ट्रिपल टी आर किसको बेसिकली क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये आपको याद है कुछ नेशनल, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये सारा आपको कोऑर्डिनेटर वाला पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सच्ची सच्ची बताओ, ये बात आपको सबको पता है ना, ये आती है आप लोगों को, क्योंकि आप जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे, चाहे कितने साल के, 5 साल के, तो मिनिमम आपको पीवाईक्यूज आने चाहिए, पूरा डिस्कशन होना चाहिए। रिसेंट के अच्छे से टॉपिक देखो, आपको पता लगेगा कि कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है। इतना अंधाधुंध मत पढ़ो, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। तो टीचिंग में मैंने जो आपसे बात करी है, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने टीचिंग के बारे में आपसे बात की कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल क्या है,
हमने बढ़िया से बात की। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन है ना, इंडोक्ट्राइनेशन, ट्रेनिंग, इनको भी आपने डिफ्रेंशिएट किया। कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर क्या होता है इसके बारे में भी बात की। फेजेस के बारे में बात की, लेवल्स के बारे में बात की, है ना, असेसमेंट और इवेल्युएशन के बारे में बात की, है ना, और उसके मूक के बारे में। और एक इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोअर से हायर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये आपको छोड़ना नहीं है ना, प्लीज़ ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको करना ही करना है ना। जैसे लोअर से हायर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ क्रिएशन की तरफ जाएंगे, सिंथेसिस की तरफ जाएंगे तो हायर थिंकिंग होगी। जहाँ सिर्फ याद रखने की बात करेंगे कि वो लोअर थिंकिंग होगी। तो याद करिए वो पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट याद है क्या। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तीनों डोमेन में है बेसिकली, है ना, आपको याद है तो। कोग्निटिव डोमेन में भी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि संज्ञानात्मक में भी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अफेक्टिव में भी है, यानी कि भावात्मक में भी है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी साइकोमोटर में भी है। तो ये तीनों लेवल में है, वो भी आपको याद करनी है। और इसमें आपको बताना है कि लोअर से हायर थिंकिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर टू हायर थिंकिंग। ठीक है, तो आप कनेक्ट करिए चीज़ों को। इतना सब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारी बातें आपको अगर आती है तो आप ये मान लीजिए कि मुझे लगता है 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से हैंडल कर लोगे आप, बहुत बढ़िया से। लेकिन ऐसा नहीं है कि रटी हुई होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, आपको इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए। अब जैसे मैंने बहुत सारी बात की है एडोलसेंस की, अडल्ट लर्नर की, ये बातें नहीं की, ये बातें हम एक रिविजनरी सेशन कर रहे हैं। तो रिवीजन में मैं वही बात कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही फोकस चीज़ें हैं। और बाकी कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब ये बात बताने की नहीं, एडोलसेंस में आपको पता है कि ऐसी उम्र होती है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है ना, और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं हार्मोन चेंज की वजह से। तो ये सब बातें आपको इंटरकनेक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ से ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो आप इस टीचिंग में जितना अभी तक पढ़ा है तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, इतनी बात मैं टीचिंग में करूंगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको हमेशा कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कम्युनिकेशन वाली यूनिट पढ़नी चाहिए। कौन सी पढ़नी चाहिए? कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, यानी कि संचार, संप्रेषण या फिर बोले तो संचार, ये पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए सर इसके बाद? ये वो इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पता है जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, तभी इफेक्टिव टीचिंग होएगी। तो ये रिलेट करता है। तो इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो अगर बात करें कम्युनिकेशन में सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपको डिफरेंस आना चाहिए कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या है ना। पहली बात तो ये वर्बल और नॉन वर्बल, मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल चीज़ों को पकड़ के रखना है। वर्बल का मतलब यहाँ पे है वर्ड्स, ठीक है ना, क्या है? वर्ड्स। और वर्ड्स किसी भी तरह हो सकते हैं, चाहे वो रिटर्न में हो, ठीक है ना, रिटर्न में हो सकते हैं, चाहे वो स्पोकन में हो सकते हैं। यानी कि जो लिखे हुए और बोले हुए जो शब्द होते हैं वो सारा का सारा वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल में क्या होता है? जेस्चरल, है ना, जो जेस्चरल होता है ना, जेस्चरल यानी कि हाव भाव। और हाव भाव से रिलेटेड आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कई सारे टर्म्स पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे हम बात करते हैं काइनेस्थेटिक, है ना, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक होता है एक तरह से बॉडी लैंग्वेज। आपको पता है नॉन वर्बल का आपसे एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप ये बताइए कि कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल में किसका ज़्यादा रोल है। तो नॉन वर्बल का बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, तो मैं मेरे वर्ड्स पे नहीं गए, आप मेरे हाव भाव पे गए, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप कहोगे नहीं आप नाराज हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा लैंग्वेज। याद है आपको? पैरा लैंग्वेज की बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज का मतलब भी आपको पूछते हैं, परभाषिक, है ना, क्या होता है? यानी कि भाषा के परे जाके आपकी पिच को सुनना, है ना, आपकी पिच को पकड़ना, आप कितना पिच से बात कर रहे हैं, ये सब इसमें आता है। और एक है ओक्यूलेसिक्स, है ना, ओक्यूलेसिक्स की बात करते हैं। ओक्यूलेसिक्स क्या होता है? आई कांटेक्ट, आंखों ही आंखों में बात करना, आई कांटेक्ट ओक्यूलेसिक्स हो गया। हैप्टिक्स की बात करते हैं। हैप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ टचिंग, हैप्टिक्स, है ना, स्पर्श का अध्ययन, वो भी एक कम्युनिकेशन है ना, याद करो। और एक होता है प्रोक्सीमिक्स। क्या होता है? प्रोक्सीमिक्स होता है। प्रोक्सीमिक्स होता है डिस्टेंस, कितना दूर जाके कितना डिस्टेंस में रह के बात करना, ये प्रोक्सीमिक्स आता है। तो ये नॉन वर्बल में है, यहाँ पे वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे हाव भाव है इन सारे वर्ड्स में। तो इसके मैच करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भी ये भी याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन है, बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर कम्युनिकेशन को हम वर्गीकरण करें तो यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लासिफिकेशन, है ना, क्या करें? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वर्गीकरण करें, है ना, संचार का वर्गीकरण कर रहे हैं। और ये अलग अलग तरह से कर रहे हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, है ना, रिलेशनशिप के आधार पे। रिलेशनशिप के आधार पे का मतलब क्या है? रिलेशनशिप यानी कि संबंध, यानी संबंध मतलब किसे, जिससे आप बात कर रहे हो उसके साथ कैसा संबंध है। तो हो सकता है कि आपका रिलेशन फॉर्मल हो तो वहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल यानी कि औपचारिक। और अगर आपके साथ रिलेशन इनफॉर्मल है तो वहाँ कैसा कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होगा। ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आपको पता है ना, ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। और ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेकार है, लेकिन ये डिस्टोर जो जो आपका मैसेज है उसको अगर बहुत ज़्यादा लिमिट मात्रा में नहीं है तो उसको क्या करता है, डिटोरिएट कर देगा, उसका विरूपण कर देगा। ये एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, बेसिकली फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड होगा। नाम ही कह रहे हैं, जहाँ पे भी फॉर्मल शब्द आता है ना वहाँ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, संरचित हो जाती है, और वहाँ पे चीज़ें रिजिड हो जाएगी पूरी की पूरी। जब फॉर्मेलिटी है तो रिजिड भी होगी। और कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि देखो जब चीज़ों की जब पूरा एक स्ट्रक्चर होगी कि भी ऐसे इसके पास मैसेज, इसके पास जाएगा, इसके पास से इसके पास जाएगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, बेसिकली इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल है ना, कोई औपचारिकता नहीं है वहाँ पे, तो है ना, आप जैसे वर्ड्स के थ्रू फैल जाएगी बात की, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये हुआ था, तो वो पूरा का पूरा इनफॉर्मल में आ जाता है। लेकिन हाँ, फॉर्मल को आप एज ए प्रूफ रख सकते हो, है ना, प्रूफ के तौर पे फॉर्मल को ही रख सकते हो, क्योंकि जितने भी रिटर्न होते हैं, लिखित में होते हैं, वो होते हैं फॉर्मल। तो और इनफॉर्मल को तो कैसे रखोगे, नहीं रखोगे। तो ये हम बेसिकली रिलेशनशिप के आधार पे बात करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं आपसे, तो ये डिटेल में आपको कुछ याद आया कि हम एग्जाम्पल की भी बात करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। और अगर बात करें डायरेक्शन के आधार पे, है ना, दूसरा है ये, सेकंड पढ़ते हैं ऑन द डायरेक्शन, बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि, है ना, दिशा के आधार पे किस तरह फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ मैसेज किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो कई तरह से फ्लो हो सकता है, हम बात कर सकते हैं। हो सकता है कि मैसेज डाउनवर्ड हो, कैसा हो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो मैसेज। डाउनवर्ड का मतलब होता है मैसेज नीचे की ओर, यूं नहीं कि मैं छत पे खड़ा हूं सर आवाज दे रहा हूं, वैसे नहीं, नीचे की ओर का मतलब यहाँ हायरार्की है, यानी कि अपर जो मैनेजरियल पार्ट है वहाँ क्लरिकल को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कुछ आदेश दे रहे हैं। तो डाउनवर्ड होता है ऊपर से नीचे, हायरार्की की बात है, ये पोस्ट की बात है। तो यूं हो गया, यानी कि यहाँ कोई चेयर पर्सन है ना, यहाँ कोई चेयर पर्सन है और वो किसी बेसिकली क्लरिकल डिपार्टमेंट में क्लर्क को कुछ बोल रहे हैं, तो वो एक डाउनवर्ड है, यानी कि हायरार्की में ऊपर से नीचे आ रहा है। और हो सकता है एक अपवर्ड मैसेज होता है, अपवर्ड जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर में क्या होगा, बेसिकली अब क्लरिकल डिपार्टमेंट में कोई है और वो चेयरपर्सन के को कुछ है ना अपनी समस्या बता रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये है, तो ये अपवर्ड मैसेज हो गया, यानी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। एक होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब सेम पोजीशन पे है, यूं है ये, है ना, यूं बात हो रही है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और एक होता है डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल होता है विकिरण, विकिरण के तौर पे, है ना, विकिरण, यानी कि ना तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, बीच का, यानी कि कोई किसी भी पोजीशन पे हो अब वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज और विकिरण से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए, याद आ रही है, पक्का बताओ। ये तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन के आधार पे आ गया। और पहला हमने रिलेशनशिप के आधार पे पढ़ा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर हमने डायरेक्शन के आधार पे पढ़ा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल और डायगोनल। उसके बाद हम पढ़ते हैं किस बेस पे, क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, है ना। हमने अभी दो बेस लिए हैं, तीसरा बेस कौन सा ले सकते हैं हम, तीसरा बेस ले सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो भागीदारी हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो भागीदार हैं, है ना, भागीदारों के आधार पे, भागीदारों के आधार पे कितने भागीदार हैं, भागीदारों के आधार पर कितने लोग उसमें भागीदार हैं बेसिकली। जैसे अगर खुद से बात करना, सेल्फ, तो वो क्या होगा, इंट्रा पर्सनल। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रा पर्सनल, जो खुद से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात करना, इंट्रा पर्सनल, है ना। सामने किसी और से बात करना, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल हो गया।
एक हो गया फिर नंबर ऑफ लोग जो बढ़ जाते हैं, पीपल आपस में बात करना, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। फिर एक हम कह सकते हैं कि एक होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, जो जिसको एड्रेस कर रहे हो वो आपके सामने बैठा हो, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जनसंचार की बात करें, है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन। और उसके बाद हम बात करें मास कम्युनिकेशन, जो आपके सामने नहीं हो, जैसे मास मीडिया के थ्रू होता है मास कम्युनिकेशन। तो ये पार्टिसिपेंट्स के आधार पे हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होती है, वो फैटिक वगैरह, ये सब आपको याद है क्या, प्लीज़ ये थोड़ा कनेक्ट करना अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सप्रेस, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बेस पे, है ना, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं अपने मैसेज को, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम वर्बली बोल के, है ना, वर्बली यानी कि बोल के या लिख के, क्योंकि हमने पहले ही बताया था इसका मतलब क्या होता है, या तो आप किसी को मैसेज रिटर्न में दोगे, ठीक है ना, या आप स्पोकन में दोगे, ऐसा हो सकता है ना, अगर बेसिकली वर्ड्स में है, वर्बल में है, या फिर आप एक्सप्रेशन नॉन वर्बल में करोगे। और जैसे ही नॉन वर्बल में एक्सप्रेशन होगा तो सीधी सीधी बात है, यहाँ जेस्चरल होगा, हाव भाव होगा। और जेस्चरल में हमने टर्म्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ये आपको याद हो गया होगा। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन में, कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ पे बैरियर्स जो होते हैं, जो रुकावट्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, है ना, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की बात करें, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है, जो संप्रेषण है, उसमें बाधाएं, है ना, संप्रेषण में बाधाएं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण में किस किस तरह की बाधाएं हो सकती है, क्या क्या बाधाएं आ सकती है। तो एक तो जैसे अगर हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, है ना, अंतर सांस्कृतिक जो लोग हैं आपस में बात करें, तो वहाँ क्या बाधाएं आ सकती है, वहाँ स्टीरियो टाइपिंग हो सकता है ना, स्टीरियो टाइपिंग यानी कि रूढ़िवादिता, स्टीरियो टाइपिंग यानी कि रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता आ सकता है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना, रूढ़िवादिता के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है, स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है। और कई तरह के जैसे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे हम बात करें फिजिकल बैरियर आते हैं, भौतिक बाधाएं होती है, फिजिकल बैरियर्स, भौतिक बाधाएं में क्या क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, वो फिजिकल बैरियर में आएगा, भौतिक बाधा, दूरी, है ना, नॉइज है, वो किस में आएगा, फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधा में आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और आता है, दैट विल बी द साइकोलॉजिकल बैरियर, है ना, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, जो बेसिकली मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें, एक किसी में इश्यू है कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रस्ट, है ना, डिस्ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई लोगों में होता है ना कि शक करने की गुंजाइश, है ना, वो हो गया। या फिर वो एक खुद पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल कुछ बाधाएं होती है, जैसे हेजिटेशन होती है उसको, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल होती है ना, ये आप नाम से वहाँ देख लेना। तो बैरियर्स ऑफ इन कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखोगे। और एक यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन की यूनिट की बात करें, तो आपसे ये पूछा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो सीधी सी बात